अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सुपीरियर कॉलेज मियां वाली। आज हमारा तीसरा लेक्चर है जिसके अंदर हम देखेंगे मैकेनिज़्म ऑफ रेस्पिरेशन। क्या आउटलाइन है जी? तो आउटलाइन की बात करें तो हम सबसे पहले मैकेनिज़्म देखेंगे कि किस तरह वेंटिलेशन होती है, एयर जो होती है वो एनवायरनमेंट से लंग्स में और लंग्स से फिर बाहर उसको किस तरह रिमूव किया जाता है। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स हम देखेंगे कि हमारे जो लंग्स होते हैं उनमें कितनी कैपेसिटी होती है एयर को स्टोर करने की, कितनी आती है उनमें, कितनी बाहर चली जाती है, कितनी परमानेंटली वहाँ पे रहती है। उसके बाद हम कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग कि ये जो हम सांस ले रहे होते हैं, हम इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो ये सारा जो प्रोसेस होता है ये ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता है हमारे ब्रेन के अंदर। तो ये चीज़ भी हम डिटेल में देखेंगे आज। सो जी, पहली चीज़ है मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग बिल्कुल इजी सा टॉपिक है जी, आप पहले 10th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। कैसे होता है ये सारा काम हम एक दफ़ा फिर देख सकते हैं। सो इसको देखने से पहले सबसे पहला पॉइंट जो है उसमें ये है कि जो लंग्स होते हैं ना, उनके अंदर ये एबिलिटी नहीं होती है कि वो खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्ट हो जाएँ, खुद ब खुद रिलैक्स हो जाएँ, जिस तरह हार्ट कर रहा होता है। हार्ट जो होते हैं ना, उसके मसल्स होते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, रिलैक्स भी हो सकते हैं, एक्सपैंड भी कर सकते हैं। हमारे लंग्स कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड तो हो रहे होते हैं, लेकिन ये खुद ब खुद नहीं होते कि अब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएँ और एक्सपैंड हो जाएँ। ये मसल्स के थ्रू नहीं हो रहा होता है, ये खुद वो नहीं कर रहे होते अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपैंड, ये पैसिवली कर रहे होते हैं। कैसे होते हैं वो हम देखेंगे। सो दो चीज़ें आपने याद रखनी है यहाँ पे, एक डायफ्राम और दूसरा है इंटरकॉस्टल मसल्स। ये दो चीज़ें होती हैं जो जो हमारी लंग्स होती हैं उनको एक्सपैंड करवाने में और कॉन्ट्रैक्ट करवाने में अपना रोल प्ले कर रही होती हैं। सो उससे पहले आपको समझना है कि ये दोनों हैं क्या चीज़। डायफ्राम के बारे में हमने तो पीछे देखा है प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि जो हमारी बॉडी के अंदर चेस्ट कैविटी के अंदर जो लंग्स मौजूद होते हैं, तो उन लंग्स के बिल्कुल नीचे, यानी कि फॉर एग्जांपल इस तरह कॉनिकल शेप के लंग्स होते हैं ना, सॉरी लंग्स थोड़ा बिगड़ गए हैं। सो जो लंग्स होते हैं, अगर हम उनकी बात करें, कॉनिकल शेप होते हैं ऑलमोस्ट। मैं एक कोशिश कर लेता हूँ बनाने की। इस तरह से कोई शेप उनकी मिलती जुलती होती है, ऐसे बिल्कुल नहीं होते, मिलते जुलते होते हैं इस शेप से। हम अगर कोशिश करें एक और लंग्स बनाने की ऐसे, तो ये लंग्स होती है ना, तो उसके नीचे एक ऐसे वॉल सी मौजूद होती है, एक थिक वॉल सी होती है, शीट सी होती है मसल्स की, जिसको हम डायफ्राम बोलते हैं। सो ये होता है डायफ्राम। वैसे हम पहले ये चीज़ देख भी चुके थे, मैंने कहा चलें आपको दोबारा बता देते हैं। सो जो डायफ्राम होता है वो क्या चीज़ है? इट इज़ अ लार्ज वॉल्यूम डोम ऑफ स्केलेटल मसल्स दैट सेपरेट्स द थोरैसिक कैविटी फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी। यानी कि हमारी बॉडी की एब्डोमिनल कैविटी को और चेस्ट कैविटी को सेपरेट करती है। यहाँ पे अगर आप डायग्राम देखें ना, तो यहाँ पे आपको जो पर्पल कलर की वॉल, ये नीचे जो इसके जो लाइन लगाई इसके नीचे आपको नज़र आ रही होगी, ये जहाँ पे जो दो एरोज लगी हुई हैं, ये क्या चीज़ है? ये डायफ्राम है। थिक सी जो आपको लाइन नज़र आ रही है ना, ये डायफ्राम होता है। तो इससे ऊपर वाला जो रीजन है ना, ये सारा ये चेस्ट कैविटी है, और उससे नीचे जो होता है हमारा एब्डोमिनल कैविटी होती है। तो ये इन दोनों के दरमियान एक वॉल का काम कर रही होती है। सो ये हमने देख लिया। एंड मसल्स की अगर हम बात करें तो इंटरकॉस्टल मसल्स, ये कौन से मसल्स हैं? अब इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं जो रिब्स के दरमियान मौजूद होते हैं। हम अगर अपनी चेस्ट की बात करें, अपनी रिब केज की बात करें, तो हम अगर अब हाथ लगा कर भी टच करके अपनी चेस्ट कैविटी को देख सकते हैं, कैविटी को नहीं, चेस्ट को देख सकते हैं कि बोन्स मौजूद होती हैं। बोन्स के दरमियान जो होती है ना, बिल्कुल स्पेस नहीं होती, वहाँ पे मसल मौजूद होते हैं। और आप में से अगर किसी ने देखा हो, अभी रिसेंटली ईद कुर्बान गुजरी है, तो वहाँ पे जब किसी भी जानवर के आप देखते हैं, उसका रिब के जब हम देखते हैं, तो उनमें आप देख सकते हैं रिब्स के दरमियान, जिसको हम अपनी ज़बान में उर्दू में चाँपें बोलते हैं, तो उनके दरमियान, रिब्स के दरमियान मसल से मौजूद होते हैं, शीट सी मौजूद होती है, और वो दो होती हैं, एक आउटर होती है और एक इनर होती है। दो डबल शीट्स मौजूद होती हैं मसल्स की। अब उन मसल्स को हम बोलते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। वो जो दो रिब्स के दरमियान मौजूद होते हैं ना, गोश्त मौजूद होता है, उनको बोला जाता है इंटरकॉस्टल मसल। और ये दो शीट्स के फॉर्म में होती हैं, एक बाहर वाली साइड पे होता है और एक इनर साइड होता है, और उन दोनों के दरमियान स्पेस मौजूद होती है। अगर आप गौर से कभी देखें तो आपको ये चीज़ पता चल जाएगी, जिनको हम एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स बोलते हैं और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स बोलते हैं। सो ये डायगनली मौजूद होती हैं अपोजिट डायरेक्शंस के अंदर, दो रिब्स के दरमियान। एंड अब ये जो हम मेन मैकेनिज़्म की तरफ जा रहे हैं, इंस्पिरेशन
एंड एक्सपायरेशन। सो इंस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, इट इज़ टेकिंग इन ऑफ एयर। नाम से ही पता चल रहा है इंस्पिरेशन या इनहेलेशन इसको बोला जाता है, कि हम जब एयर को इन करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, तो एयर जो इन हो रही होती है वो कैसे होती है। इसमें क्या होता है, दो चीज़ें आपने, वही डायफ्राम और मसल्स वही सारा काम करते हैं। अब होगा क्या, अब अगर आप देखें खुद, जब एयर को इनहेल करते हैं तो आपकी चेस्ट कैविटी चेस्ट बाहर की तरफ आती है, चेस्ट बाहर की तरफ आती है, और आपने फील किया होगा कि आपका जो एब्डोमेन है वो भी बाहर आता है। एब्डोमेन बाहर क्यों आता है, अब हवा पेट में तो नहीं जा रही ना, लेकिन एब्डोमेन बाहर आता है, आपको क्यों आता है। उसकी रीज़न ये होती है कि जो लंग्स के नीचे, हमने अभी डायफ्राम पढ़ा है, डायफ्राम नीचे की तरफ होगा, चेस्ट जो होगी वो बाहर की तरफ आएगी। अब जब ये दोनों चीज़ें बाहर की तरफ आती हैं, डायफ्राम नीचे होता है, चेस्ट बाहर की तरफ आती है, तो जो अंदर लंग्स मौजूद होते हैं ना, पहले लंग्स को बाहर से रिब केज ने और नीचे से डायफ्राम ने प्रेस किया हुआ होता है, जिसकी वजह से जब उसको प्रेस करते हैं तो एयर उसमें से निकल जाती है। जैसे हम स्पंज है, स्पंज को पानी में डुबोएं, उसमें से वाटर फिल हो जाएगा, जब उसको हम प्रेस करते हैं तो क्या होता है, सारा पानी उसमें से निकल जाता है। सेम केस होता है हमारे लंग्स का। जब हम इनहेल करते हैं, एयर लंग्स के अंदर मौजूद होती है ना, तो फ्रंट से चेस्ट जो होती है, यानी कि रिब्स जो होती हैं, वो मसल्स उसको लंग्स को प्रेस करती हैं फ्रंट से, और नीचे से डायफ्राम प्रेस करता है, जिसकी वजह से एयर उसमें से निकल जाती है प्रेशर पड़ने से। लेकिन जब हम इनहेलेशन कर रहे होते हैं तो पहली चीज़ आपने देखनी है कि जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल होते हैं वो कंट्रैक्ट करेंगे और चेस्ट बाहर की तरफ आ जाएगी। ये जब आप इनहेलेशन करते हैं, सांस अंदर लेके जाते हैं, फील करते हैं, चेस्ट बाहर की तरफ आती है। वो क्यों आती है, जो एक्सटर्नल बाहर वाली साइड वाले इंटरकॉस्टल मसल होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और जो डायफ्राम होता है वो भी कॉन्ट्रैक्ट करता है। डायफ्राम की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और वो नीचे की तरफ होगा। जब नीचे की तरफ होगा तो वो जो हमारा एब्डोमेन होता है उसको, उसके अंदर मौजूद जो मटेरियल होता है उसको पुश करता है नीचे की तरफ, जिसकी वजह से हमारा जो एब्डोमेन होता है वो बाहर की तरफ आता है। अब ये दोनों चीज़ें जब साइड पे हट गई हैं तो लंग्स के ऊपर प्रेशर कम हो गया है। अब खुद सोचें, बाहर वाली साइड पे प्रेशर ज़्यादा है एनवायरनमेंट में, और लंग्स के अंदर प्रेशर कम हो गया, तो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ गैसेस जाती हैं। तो इस वजह से जो बाहर से गैसेस हैं वो मूव करके हमारे लंग्स में चली जाती हैं और लंग्स एक्सपैंड कर जाते हैं। ये होती है इनहेलेशन। बस यही दो चीज़ें, डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल्स, ये दोनों चीज़ें ही इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। यानी कि इनर का जो इनर स्पेस होता है या इनर प्रेशर होता है वो कम होता है, वो इन्हीं दोनों चीज़ों की वजह से ही होता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होने की वजह से, वेरी करने की वजह से इंस्पिरेशन हो जाती है। अब एयर जो है लंग्स के अंदर पहुंच चुकी है, लंग्स एक्सपेंड कर चुके हैं, चेस्ट कैविटी बाहर की तरफ आई हुई है, डायफ्राम नीचे है और बिल्कुल फिल हो चुका है जो हमारे लंग्स हैं। अब क्या करना है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। इसी दौरान में गैसेस जब एक्सचेंज हो जाती हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकालना है। तो बाहर कैसे निकाला जाएगा, बिल्कुल इनहेलेशन का रिवर्स होगा। यहाँ पे इनहेलेशन में क्या हुआ था, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट किए थे और चेस्ट बाहर आई थी। अब क्या होगा, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और चेस्ट अंदर की तरफ चली जाएगी। क्या होगा, चेस्ट अंदर की तरफ जाएगी तो वो क्या करेगा, लंग्स के ऊपर सामने से प्रेशर डालेगी, यानी कि लंग्स को सामने से प्रेस करेगी, और नीचे से डायफ्राम के मसल्स रिलैक्स होंगे और वो ऊपर की तरफ आ जाएंगे, डोम लाइक हो जाएंगे। अगर आप डायग्राम यहाँ पे देखें ना, ये मोर डोम लाइक है, ये लेस डोम लाइक है, यानी कि डायफ्राम ऊपर की तरफ आ जाता है जब रिलैक्स करता है। जब इंस्पिरेशन होनी होती है तो वो नीचे की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो जब डायफ्राम ऊपर से आएगा तो क्या करेगा, वो नीचे से लंग्स के ऊपर प्रेशर डालेगा, और जो रिब्स होंगी वो फ्रंट से डालेंगी। तो क्या करेंगी, वो एक तरह से जिस तरह हम स्पंज को प्रेस करते हैं ना अपने हाथों से, बिल्कुल उसी तरह वो लंग्स को प्रेस करेंगी, जिसकी वजह से लंग्स के अंदर मौजूद एयर बाहर चली जाएगी। सो इस तरह से ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का काम हो रहा था। ये सारी रीडिंग आप देख सकते हैं, यहाँ पे वही चीज़ें सारी लिखी हुई हैं जो मैंने आपको बता दी हैं अर्ली। अब है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, ये वो चीज़ें हैं जो आपने याद करनी है। क्या क्या चीज़ है इसके अंदर। सो ब्रीदिंग जो होती है, इट अकर्स इन साइक्लिकल मैनर। साइक्लिकल मैनर मीन एक रिदम के साथ, एक सीक्वेंस के साथ, एक साइकिल के साथ। पहले इंस्पिरेशन होगी, फिर एक्सपिरेशन होगी, फिर इंस्पिरेशन होगी, फिर एक्सपिरेशन होगी। तो आप देखें ना, साइकिल अगेन एंड अगेन वही चीज़ें रिपीट हो रही होती हैं, एक साइक्लिकल इवेंट है। एंड द रिजल्टिंग चेंजेस इन प्रेशर कॉजेज चेंजेस इन लंग वॉल्यूम, कि जो प्रेशर चेंज हो रहा होता है, हमने पढ़ा है कि प्रेशर कभी लंग्स के अंदर ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। तो यही चीज़ होती है जो हमारे लंग्स के अंदर एयर के वॉल्यूम को कंट्रोल करती है। जब प्रेशर पड़ता है लंग के ऊपर तो एयर निकल जाती है, वॉल्यूम कम हो जाएगा। जब प्रेशर कम होता है लंग्स के ऊपर, डायफ्राम नीचे और रिब्स आगे आ जाती हैं,
तो जो लंग के अंदर एयर फेल हो जाती है और वॉल्यूम उसका बढ़ जाता है। तो यानी कि इसकी तरह से इसको कंट्रोल किया जा रहा होता है। सो दीज वॉल्यूम्स टेंड टू वेरी एंड ये आल्सो डिपेंड कर रहे होते हैं डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, जेंडर के ऊपर और एज के ऊपर भी। ये तीनों चीज़ें होती हैं जो डिटरमिन कर रही होती हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को। सो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या होता है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड, एक्सहेल्ड एंड स्टोर्ड विद इन द लंग्स। कि जब हम इनहेल करते हैं तो लंग्स के अंदर एयर आती है, जब हम एक्सहेल करते हैं तो चली जाती है। अब ऐसा नहीं होता, ये हमेशा याद रखें, जब हम एक्सहेल करते हैं तो ऐसे नहीं होता है कि सारी की सारी एयर लंग्स में से निकल जाएगी, ऐसा नहीं होता। अब सारी की सारी अगर एयर निकल जाए लंग्स में तो वो क्या कर जाएंगे? कोलैप्स कर जाएंगे, बंद हो जाएंगे बिल्कुल ही। तो इस वजह से एक थोड़ी सी अमाउंट होती है जो आती रहती है लंग्स में, फिर जाती है, आती है जाती है। एक कुछ अमाउंट ऐसी होती है जो परमानेंटली वहाँ पे लंग्स के अंदर मौजूद रहती है, उसको क्या बोलते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे आगे। सो द अमाउंट ऑफ एयर विच इज़ इनहेल्ड और एक्सहेल्ड इज़ कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। यानी कि वो अमाउंट जो अंदर आती है फिर चली जाती है, फिर अंदर आती है फिर चली जाती है, तो जो आ जा रही होती है, जो एक्सचेंज हो रही होती है, उसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। यानी कि जिस तरह आप टाइड्स, टाइडल किस वजह से कहा है? टाइड से आप थोड़ा याद करने के लिए इसको रिजेंबल करवा लें। टाइड्स आती हैं फिर ख़त्म हो जाती है, फिर आती हैं फिर वापस चली जाती हैं। समंदर की जो टाइड्स होती हैं तो आती हैं फिर वापस, आती हैं फिर वापस, यानी कि वो बार 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 मूव कर रही होती हैं इन और आउट, जो यार उसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। सो एवरेज टाइडल वॉल्यूम कितना है? 500 ml, 500 मिलीलीटर जो गैसेस होती हैं वो आती है फिर चली जाती है, फिर आती है फिर चली जाती है, ये एक्सचेंज हो रहा होता है वॉल्यूम। एंड द अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एयर इनहेल्ड अबव द टाइडल वॉल्यूम ड्यूरिंग अ डीप ब्रेथ इज कॉल्ड इंस्पिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। अब बाज़ औक़ात ये आपने खुद फील किया होगा कि नॉर्मली आप बैठे हो तो आपकी जो इनहेल एक्सहेल करने का जो वो गैसेज आप एक्सचेंज कर रहे होते हैं, या अमाउंट ऑफ गैसेज इनहेल और एक्सहेल कर रहे होते हैं वो कम होती है, लेकिन बाज़ औक़ात आप डीप ब्रेथ लेते हैं, लाइक इसको हम बोलते हैं डीप ब्रेथ। तो डीप ब्रेथ के अंदर जो ये नॉर्मल वॉल्यूम बताया गया ना 500, ये तो एवरेज बताया गया है नॉर्मली जब हम इनहेल एक्सहेल करते हैं, लेकिन जब डीप ब्रेथ लेते हैं उस टाइम पे ज़्यादा इनहेल और ज़्यादा एक्सहेल करते हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा होती है इस 500 से जो ज़्यादा होती है, जो हम डीप ब्रेथ में लेते या बाहर निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। एंड दिस कैन बी हाई एज 6000 ml, यानी कि बहुत बड़ी अमाउंट है। इतनी ज़्यादा अमाउंट के अंदर ही भी वो हम इनहेल एक्सहेल कर सकते हैं। दिस कैन बी एज हाई एज 300 ml। सो दिस कैन बी एज हाई कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन इज़ 6, सो मैक्सिमम कैपेसिटी 6000 है और ये 3000 तक भी हो सकती है। एंड टोटल लंग कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो ये 6000 ml ही है। यानी अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारे लंग्स के अंदर मैक्सिमम एयर कितनी आ सकती है, ये जो टोटल कैपेसिटी है कितनी है, वो है 6000, और जो नॉर्मल कितनी होती है वो अपने ऊपर यहाँ पे देखा है, जो एक्सचेंज हो रही होती है 500 ml होती है, और इसके अलावा ये रिजर्व वॉल्यूम भी हो सकता है। सो ये थे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। अब हम देखेंगे कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग के। ये जो ब्रीदिंग का जो प्रोसेस होता है इसको किस तरह से कैसे कंट्रोल किया जा रहा होता है। सो जो ब्रीदिंग का कंट्रोल होता है ना, ये हमारे अपने कंट्रोल में नहीं होता। यानी कि ब्रीदिंग जो होती है इसको हम अपनी कंट्रोल में नहीं कर सकते। हाँ, आपके जहन में ये क्वेश्चन आएगा कि हम अपनी मर्ज़ी से अगर सांस रोक लें तो ये तो फिर वॉलंटरी हो गया। ये वॉलंटरी हम उस वक्त कह सकते थे इसको कि जब इसको टोटली हम कंट्रोल करें। अब अगर हम कुछ देर के लिए इसको कंट्रोल करके रखते हैं, एक टाइम आता है कि जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन बहुत कम हो जाती है सांस ना लेने की वजह से, तो क्या होगा? डिजीनेस, आपकी आँखों के आगे अंधेरा आ जाएगा, आप बेहोश हो जाएंगे। अब उस टाइम पे ब्रीदिंग जो होगी वो खुद ब खुद फिर चल पड़ेगी। तो इससे क्या चीज़ पता चली कि ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल हो रही होती है, और ये इनवॉलंटरी है। इनवॉलंटरी मीन ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। सो इनवॉलंटरी है तो जिस तरह हमने देखा हुआ है कि हमारे हार्ट जो है, हार्ट के मसल खुद ब खुद कर रहे होते हैं मूवमेंट, इसी तरह हमारी जो आईज़ होती हैं, आई लैशेज़ होते हैं, वो भी खुद ब खुद मूव कर रहे होते हैं। तो कंट्रोल हम कुछ देर के लिए कर सकते हैं, लेकिन फिर खुद ब खुद ये होने लग जाते हैं। सो ये कुछ ऑटोनॉमिक प्रोसेसेस होते हैं जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। सो ब्रीदिंग सेंटर जो होता है, ब्रीदिंग सेंटर हमारे ब्रेन के अंदर एक छोटा सा पार्ट है जिसका काम होता है ब्रीदिंग को कंट्रोल करना। तो ये कहाँ पे मौजूद होता है? इट इज़ प्रेजेंट इन द मेड्यूला ऑफ द ब्रेन।
10th क्लास में आपने ब्रेन के पोर्शंस पढ़े होंगे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के अंदर एक मेडुला ऑब्लंगेटा के नाम से आपने एक पार्ट पढ़ा होगा। तो मेडुला ऑब्लंगेटा जो होता है उसके अंदर ये मौजूद होता है ब्रीदिंग सेंटर, यानी कि मेडुला का एक छोटा सा पोर्शन होता है जो कंट्रोल करता है इस ब्रीदिंग को, उसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग सेंटर। अब उसके दो पार्ट हैं, वेंट्रल पार्ट है और दूसरा डॉर्सल और डॉर्सल पोर्शन है। लेटरल बोलते हैं, वेंट्रल बोलते हैं जो फ्रंट पे होता है, लेटरल साइड्स पे और डॉर्सल बैक साइड पे। सो जो वेंट्रल पोर्शन होता है ना इस ब्रीदिंग सेंटर का, ये क्या करता है, इंक्रीजेज द रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, इसको हम बोलते हैं इंस्पिरेटरी सेंटर। यानी कि इंस्पिरेशन को कौन कंट्रोल करता है, इनहेलेशन को कौन कंट्रोल करता है, जो वेंट्रल पोर्शन होता है रेस्पिरेटरी सेंटर का। इसी तरह जो डॉर्सल और लेटरल पोर्शन होते हैं वो एक्सपिरेशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। एक्सपिरेशन में क्या क्या इवेंट्स होते हैं वो पीछे हम देख चुके हैं, वो चीज़ें आप देख लें। लाइक मैं आपको एग्जांपल से यहाँ समझा देता हूँ एक चीज़ का, कि जो वेंट्रल पोर्शन होगा वो इंस्पिरेशन को कंट्रोल कर रहा है। तो इंस्पिरेशन कैसे होती है, वो होती है जब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे और डायफ्राम के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे और वो लेस डोम लाइक हो जाएगा। तो ये दोनों काम कौन करवाता है, ये करवाता है वेंट्रल पोर्शन ऑफ ब्रीदिंग सेंटर लोकेटेड इन मेडुला ऑब्लंगेटा। सो थ्रू सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या चीज़ होता है, ये भी हमारे फोर ब्रेन का पार्ट है, सेरिब्रम का पार्ट होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। इट इज़ पॉसिबल टू कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली इंक्रीज और डिक्रीज द रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेटरी मूवमेंट। यानी कि बाज़ औक़ात हम अपनी मर्ज़ी से रेस्पिरेटरी जो स्पीड होती है रेस्पिरेशन की वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करवा देते हैं। और वो जो कॉन्शियसली हम खुद ब खुद कर रहे होते हैं ना, लाइक हम अगर दौड़ना शुरू कर देते हैं तो हमारी जो रेस्पिरेशन की स्पीड है वो बढ़ने शुरू हो जाएगी। तो वो कैसे हो रही होती है, वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंट्रोल कर रहा होता है। हम खुद ब खुद जानबूझ के तेज़ी से सांस लेने लग जाते हैं, कॉन्शियसली हम कर रहे हैं, वो भी कौन कंट्रोल कर रहा है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स कर रहा है। लेकिन वो परमानेंट नहीं होता है, वो टेम्परेरी होता है। एंड अ पर्सन में आल्सो स्टॉप ब्रीदिंग, ये भी बात हो गई है, वॉलंटरली कुछ देर के लिए उसको स्टॉप करेगा, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम तक होगा। जब पार्शियल प्रेशर बहुत लो हो जाएगा ऑक्सीजन का हमारी बॉडी के अंदर, तो ये कॉन्शियसनेस लॉस हो जाएगी, बंदा बेहोश हो जाएगा, एंड उसके बाद फिर खुद ब खुद ऑटोमेटिकली वो प्रोसेस चल पड़ेगा। एंड इमोशंस एक्टिंग थ्रू द लिम्बिक सिस्टम ऑफ द ब्रेन कैन आल्सो अफेक्ट द रेस्पिरेटरी सेंटर। डिफरेंट टाइप के इमोशंस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कि बाद आपने देखा होगा कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन आपकी बॉडी पे आ जाती है। इमरजेंसी के बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आप सो रहे हैं और आपको एक डरावना सा ख्वाब आता है, आप जब उठते हैं तो आपकी सांस फूली हुई होती है। तो ये भी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। ये इमोशंस की अगर हम बात करें तो, कि अगर खुदा न खास्ता अगर एक बहुत ही कोई दुखी किस्म का आपके सामने एक वाक़या हो जाता है, उस वक्त क्या होता है, उस वक्त भी आपकी रेस्पिरेशन की जो स्पीड है बढ़ना शुरू हो जाती है। आपके सामने कोई अचानक से कोई डरावनी सी चीज़ आ जाती है, आप डर जाते हैं किसी चीज़ से, उस वक्त भी आपकी रेस्पिरेशन की स्पीड बढ़ रही होती है। तो ये डिफरेंट और भी बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो रेस्पिरेशन की जो स्पीड होती है उसको इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, दीज आर होमवर्क फॉर यू। तो ये आप लोगों ने देखने हैं और इनमें से कल आपका टेस्ट भी होगा इंशाल्लाह, जब हम इस चीज़ को देखेंगे, इस लेक्चर को आपको तक डिलीवर किया जाएगा। सो अगेन, अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है, कोई कन्फ्यूजन होती है, आप अपने क्लास टीचर को इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, आप ग्रुप के अंदर अपने मैसेज कर सकते हैं, या आप यूट्यूब चैनल पे जहाँ पे वीडियो अपलोड होगी वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम